नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड पार्ट 3 गर्मपंथी और उग्रवादी चरण। इस दौरान, इस टाइम पीरियड, इस टाइम फ्रेमवर्क के दौरान झारखंड में क्या क्या प्रभाव पड़ा, झारखंड में क्या क्या घटनाएं हुई, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बस लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा आएगा कि गर्मपंथियों का सेंटर पॉइंट कहाँ था, केंद्र कहाँ था झारखंड में, तो लिखिएगा देवघर जिला, ठीक है। ये केंद्र बहुत जगहों पे हुआ था, लेकिन मेन जो था वो देवघर सेंटर पॉइंट था। बहुत ऐसे जगह थे, पलामू में भी हुए, रांची में भी हुए, हजारीबाग में हुए, गिरिडीह में हुए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मेन जितनी घटनाएं हुई, देवघर सबसे बड़ा पॉइंट था, देवघर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता था कि गर्मपंथियों का प्रभाव झारखंड में कैसे पड़ा। तो देखिए, इसका प्रभाव क्या है, बंगालियों ने लाया, बंगालियों ने लाया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, जब मुग़ल सल्तनत हम लोग पढ़े थे, उसमें देखा था कि यहाँ पे मुग़लों का ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा अटैक भी नहीं हुए, ज़्यादा कुछ इन लोगों को सत्ता भी नहीं, झारखंडियों को सत्ता में भी नहीं ले पाए थे। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, आने जाने के लिए रास्ता के रूप में झारखंड को यूज करते थे। उसी तरह बंगाली लोग, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, तो यहाँ उग्रवादी आंदोलन शुरू हो गया था, अंग्रेज़ों को उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो वो लोग जो षड्यंत्रकारी थे, वो छुपने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए और प्लान बनाने के लिए, बम बनाने के लिए झारखंड के क्षेत्रों का यूज करते थे। बाकी मेन काम जो होता था वो मेन बंगाल अभी जो है उस एरिया में होता था। तो ये बंगालियों ने लाया, ठीक है। मतलब बंगाल विभाजन के क्रांति से जो उग्रवादपंथी है वो झारखंड में उसकी शुरुआत हुई, बंगाल विभाजन वाले आंदोलन से, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा। दो तरह के जो गर्मपंथी होते हैं ना, मारपीट के स्वतंत्रता लेने वाले गर्मपंथी, वो दो तरह के होते हैं जो हमेशा कन्फ्यूजिंग करते हैं। एक उग्रवाद, दूसरा क्रांतिकारी। उग्रवादी लोग और क्रांतिकारी लोग, तो ये दोनों में क्या अंतर है दोस्तों। ये उग्रवादी लोग क्या है, ये कांग्रेस के अंदर के थे, कांग्रेस नेता है ये, ठीक है। कांग्रेस में दो गुट में बटा हुआ है, एक उदारवाद ग्रुप जो हाथ पैर जोड़ के लेटर पत्र करके समझा बुझा के आज़ादी चाहता है, एक उग्रवादी ग्रुप जो मारपीट करके चाहता है। तो उस उग्रवादी ग्रुप में ये कांग्रेस के भीतर है। और क्रांतिकारी ग्रुप ये कांग्रेस में है ही नहीं, ये अपनी संस्था समिति बना के, ऑर्गेनाइजेशन संघ बना के अंग्रेजों से लड़ रहा है, जैसे भगत सिंह वाला ग्रुप था, ठीक है। उसी तरह भी बहुत मिलेंगे, बहुत अभी झारखंड में भी दिखने को मिलेगा, ग्रुप बना था। तो दो तरह के थे, उग्रवादी और क्रांतिकारी ग्रुप। अब देखिए, पूरे इंडिया में ये जो उग्रवादी गर्मपंथी या उग्रवादी, जो ये कह लीजिए गर्मपंथी या उग्रवादी भी कह सकते हैं, ये वाली जो चरण थी, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक 1905 से 1917 ऐसे बांटा जाता है, ठीक है। जब इतिहास पढ़ेंगे भारत का इतिहास तो ऐसे ही मिलेगा आपको, 1905 से 1917। दूसरा 1926 से 1934 का दौर, ठीक है। तो 1905 से क्यों शुरू हुआ, 1917 में क्यों ख़त्म हुआ। देखिए, उग्रवादी विचारधारा जो कांग्रेस में आया या इंडिया में क्रांतिकारी विचारधारा आया, वो कहाँ से शुरुआत हुआ। ये 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। जो देश प्रेमी थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उसको अलग करने के लिए बोला कुछ भाग उधर चले जाओ, कुछ भाग उधर चले जाओ, तो दोनों के बीच में गैप हो जाता। तो उसी विद्रोह के दौरान ही क्रांतिकारियों ने बंगाल विभाजन को रोकने के लिए क्रांतिकारी या उग्रवादी रास्ता को अपनाया। तो यहाँ शुरुआत हो गई और ख़त्म, पहला चरण का ख़त्म 1917 में क्यों होता है। देखिए, 1905 ईस्वी में क्रांतिकारी समूह शुरू हुआ, कांग्रेस के भीतर भी क्रांतिकारी पैदा हुए। तो 1907 में क्या हो गया, कांग्रेस में लड़ाई हो गया, किसका, उग्रवादी ग्रुप और उदारवादी ग्रुप, ठीक है। उग्रवादी ग्रुप बोल रहा है कि क्या बोलता है, तिलक को बना प्रेसिडेंट कांग्रेस का, उदारवादी ग्रुप को बोल रहा है कि रासबिहारी बोस को बनाओ। तो यही है, दोनों में लड़ाई का वजह था। तो आखिरकार रासबिहारी उदारवादी ही जीतता है और रासबिहारी बोस बनता है इसका
कांग्रेस का प्रेसिडेंट 1907 में। और फिर भी कांग्रेस दो भागों में टूट जाता है, जिसको कहते हैं सूरत फूट। ठीक है, सूरत फूट 1907 ईस्वी में। अब देखिए 1916 में क्या हो जाता है, फिर 1916 ईस्वी में सूरत, ये दोनों उग्रवादी और उदारवादी के बीच में समझौता होता है, दोनों मिल जाता है। जब मिल जाता है तो दोनों मिल जाता है तो उग्रवादी का थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, तो यही है 1917 तक ख़त्म हो जाता। 16 में ये सब हुआ है, इसका मतलब कुछ दिन तो एक्सिस्ट करेगा। 1917 में प्रथम चरण ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर बीच में कुछ गैप रहता है। फिर देखिए जन्म लेता है कौन, अब ये जो दौर है, भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्र महतो, बहुत आदमी जन्म लेते हैं इस पीरियड में। ठीक है, इस पीरियड में। और 1934 तक भगत सिंह का जब फांसी लग जाता है, उस दौर में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 31-32 में, शायद 31 या 32 में भगत सिंह की शहादत होती है। उसके बाद भी कुछ दिन चलता है, लेकिन मेन वजह वही है कि सारे पकड़ा गए। चंद्रशेखर का भी, सब चंद्रशेखर, अशफाक, जितने भी थे सारे उस दौर 1934 आते आते जो मेन थे उन लोग पकड़े गए। तो यहाँ शुरुआत होने का क्या वजह था, 1926 ईस्वी में दोबारा जो सचिंद्र सान्याल नाम का एक क्रांतिकारी ने एक अपना संस्था बनाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, ये बनाता है 1924 में बनाता है। और यही इसी का 1928 में नाम बदल देता है, कौन, भगत सिंह नाम बदल देता है। और इसी एसोसिएशन का नाम हो जाता है, सेम देखिए कितना अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कुछ नहीं बदला, सिर्फ सोशलिस्ट जुड़ा है। तो ये दौर जो है पूरे उग्रवाद का दौर रहा, पूरे क्रांतिकारी का दौर रहा भगत सिंह वाले दौर में। तो ये इस संस्था के जन्म लेते ही बहुत सारे संस्थाएं और बनने लगे और फिर से क्रांतिकारी शुरुआत हो गई। तो ये है दो चरण। ठीक है, तो हम लोग दो चरणों में बांट के पढ़ेंगे अपनी गर्मपंथी और उग्रवादी चरण को, एक 1905 से 17, एक 1926 से 34 तक। क्लियर? चलिए एकदम सिंप्लीफाई करते रहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये, धीरे धीरे करके फैक्ट को समझिए, अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दौर 1905 से 1917 वाला दौर पढ़ते हैं, उसमें गर्मपंथियों का क्या प्रभाव रहा झारखंड में। सेंटर मैंने बता दिया कि देवघर था, सबसे ज़्यादा घटनाएं देवघर में हुई। तो 1905 से 1917 वाले की घटना पहले पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये जो उग्रवादी चरण सिर्फ बंगाल विभाजन के लिए हुआ है, और बंगाल विभाजन को रद्द कराने के लिए उग्रवादियों का जन्म हुआ, गर्मपंथियों का जन्म हुआ। तो देखिए क्या होता है, तो बिहार बंगाल में जो गर्मपंथियों था उसको मतलब सबसे पहला जो किया था, ठीक है, सबसे पहला कदम लिया था कि अंग्रेज़ों को मार के भगाना है, तो अनुशीलन समिति ने। ठीक है, अनुशीलन समिति ये शायद 1908 में बना था। ठीक है, शायद क्या 99% कन्फर्म। इसको बनाया था किसने, भूपेंद्र दत्त और वारेंद्रो घोष। ठीक है, वारेंद्रो घोष, ये दोनों ने बनाया था और अंग्रेज़ को मार के भगाने का प्लान किया था कि मार के भगाएंगे और बंगाल विभाजन को रद्द करेंगे। भूपेंद्र दत्त देखिए नरेंद्र दत्त का छोट भाई है, नरेंद्र दत्त बोले तो विवेकानंद, और वरिंदो घोष अरविंदो घोष का भाई है। देखिए एक भाई लोग कितना सीधा साधा आदमी, समाजवादी, समाज सुधारक, साधु सन्यासी टाइप का आदमी, और छोटा भाई सब लड़ाकू प्रवृत्ति का। तो ये अनुशीलन समिति, और पी मित्रा बोल के भी एक महान आदमी इसी से जुड़ा हुआ था, पी मित्रा। ठीक है, ये अनुशीलन समिति का काम ही, नाम ही था इसका, आदर्श वाक्य ही था, खून का बदला खून। ये अंग्रेजों को मारने पीटने लगे बंगाल में, खून का बदला खून। तो जब ये आंदोलन हुआ तो ये अनुशीलन समिति में जब भी ये सब हुआ, मतलब अनुशीलन समिति, तो इन लोगों ने झारखंड को अपना रहने का क्षेत्र बनाया। इन लोगों ने झारखंड एरिया में
प्लानिंग करने, उधर तो अंग्रेज़ों की मेन बंगाल तो वही था, झारखंड तो में थोड़ी सी छूट थी। तो इन लोगों ने झारखंड को अपने निवास स्थान बनाया। किसने? वरिंद्र घोष, अरविंदो घोष और राजनारायण बासु। राजनारायण बासु, ये राजनारायण बासु कौन है? ये दोनों भाई का नाना है, नाना। राजनारायण बासु कहाँ रहता है? झारखंड के रोहिणी गांव में, जहाँ पे क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह की शुरुआत, उसी गांव में किराए का मकान में रहता था। तारणी प्रसाद नाम का एक आदमी का घर था, ये बहुत वकील था, बहुत फेमस। ये तारणी प्रसाद नहीं रहता था रोहिणी गांव में, तो वो अपना घर किराए में दे के रखा था राजनारायण बसु को। तो यहीं पे ये जो छोटका भैया है, ये है ना वरिंद्र घोष, यहीं पे पला बढ़ा, यहीं बिगड़ा होगा और ये यहीं पे सब कुछ सीखा। स्कूल में यहीं पे पढ़ा, अब इसकी पूछता भी वरिंद्र घोष की पढ़ाई कहाँ हुई थी? देवघर में हुई थी। छोटा अरविंदो घोष तो बहुत मतलब हमेशा लंदन में ही रहा। बड़ा अरविंदो घोष तो उसका बाप चाहता ही नहीं था कि मेरा बेटा इंडिया आ जाए। वो बोला उधर ही लंदन में रहो, वहीं पढ़ो, वहीं कमाओ, इंडिया मत आना। लेकिन देश प्रेम जिसके भीतर होता है वो तो आ ही जाता है। तो देखिए राजनारायण बसु उसके नाना है, ठीक है। तो ये तीन क्रांतिकारी, अब बासु है, ये घोष है, ये तो माता की तरफ से है ना, ये टेंशन ना लीजिए घोष क्यों नहीं है, ये माता साइड का जनरेशन है, ठीक है। अब देखिए वरिंद्र घोष के बारे में थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा। वरिंद्र घोष की शिक्षा देवघर में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वरिंद्र घोष जब युवक हुआ, तरुणावस्था में पड़ा, 20-21 साल का हुआ, तो इसकी संबंध एक गोल्डन लीग से हुआ। गोल्डन लीग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीग या हिंदी में स्वर्ण संघ नाम की एक संस्था से हुआ। ये संस्था क्या था? ये जो संस्था था ये उग्रवादी समूह का एक ग्रुप था जो प्लान बनाता था अंग्रेज़ों को मारने का लोकल लेवल पे। बम बनाता था, पिस्तौल बनाता, खरीदता था, प्रचार करता था। तो इस स्वर्ण संघ या गोल्डन लीग से जुड़ा था वरिंद्र घोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वरिंद्र घोष, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या है, इसको गोल्डन लीग भी बोलते हैं, दोनों नाम याद रखिए। एक देखिए देवघर में घर है, ठीक है, सिलेर बाड़ी, बहुत फेमस सिलेर बाड़ी। ये हिंदी में इसे बंगाली वर्ड है, हिंदी में कहते हैं इसको सील मतलब पत्थर, बाड़ी मतलब घर, पत्थर का घर। ये तो पत्थर का घर है नहीं, सिर्फ नाम था ऐसा। तो इस सिलेर बाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। सिलेर बाड़ी नाम के घर में ही क्रांतिकारी लोग बम बनाते थे, प्लानिंग करते थे, षड्यंत्र रहते थे, वहाँ पे पेपर छापते थे, पर्चा बांटते थे। और यहाँ सिलेर बाड़ी में कौन किराए पे लेके रखा है? कौन? बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों ने इस सिलेर बाड़ी को, ठीक है। देखिए बंगाली का ही प्रभाव है ज़्यादा से ज़्यादा इधर, ठीक है। अब 1908 ईस्वी में क्या होता है? 1908 ईस्वी में एक अलीपुर षड्यंत्र केस होता है। अलीपुर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में क्या होता है कि पुलिस का छापा पड़ता है और बहुत गोला बारूद अलीपुर में मिलता है, बंगाल में। तो ये अलीपुर षड्यंत्र केस का मेन आरोपी था अरविंदो घोष, ठीक है, वरिंद्र घोष का भाई, ठीक, मेन आरोपी। और उसमें वरिंद्र घोष भी आरोपी रहता है, ठीक है, वरिंद्र घोष भी आरोपी रहता है। तो क्या होता है उसके बाद ये छापा पड़ता है कहाँ? सिलेर बाड़ी में, घर में, प्लस उसका रोहिणी गांव में। तो इस अलीपुर षड्यंत्र केस में जिसको भी सजा हुआ था ना, तो उसको रोहिणी गांव के एक आदमी ही गवाही दिया था, ठीक है, वहीं से एक आदमी ने गवाही दिया था। और भी बंदूक मिले रोहिणी गांव में, कुएं में, ज़मीन के अंदर, ये सब घटनाएं हुई थी रोहिणी मतलब देवघर में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि देवघर जिला में ही एक जगह है कोरोग्राम, इसी दरम्यान कोरोग्राम। तो यहाँ पे एक मराठी विद्वान रहता था और देशभक्ति की पूरी कविताएं, कहानियाँ ये सब लिखते थे। उसका नाम था गणेश देउस्कर, ठीक है, गणेश सखाराम देउस्कर, ऐसे ही कुछ है, सखाराम देउस्कर, ठीक है।
देउस्कर, जब कर मिल गया मतलब मराठी है, तेंदुलकर, गावस्कर। ये देउस्कर जो है ये पूरा क्रांतिकारी मैगजीन लिखता था। इसके किताब जैसे देशेर को था, देशेर को था में देश की कहानी, तिलकेर मुकदमा, तिलक का मुकदमा, तिलकेर मुकदमा, इसके तहत ये बहुत मतलब क्रांतिकारी भाषण देता था। और गणेश शंकर देउस्कर का चेला बन गया था कौन? भूपेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त का भाई भूपेंद्र दत्त। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस दौरान मतलब इस दौरान जो है गणेश सखाराम देउस्कर का भी बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, और ये गणेश सखाराम देउस्कर मराठी है। जब मराठों का अलीवर्दी खां के समय पे इंडिया झारखंड में अटैक हुआ था, झारखंड नहीं उस समय बंगाल में अटैक हुआ था, तो इसका परिवार भी उसी के साथ आया हुआ था। पूरा मराठा लौट गया, लेकिन शायद इसका परिवार नहीं लौटा और कोरोग्राम में रहने लगा। चलिए अब क्या होता है, एक सेडिशन कमेटी का रिपोर्ट आया था, ठीक है, झारखंड के ऊपर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सेडिशन कमेटी, सेडिशन कमेटी, ठीक है, 1917 में ये कमेटी बैठा था। ठीक है, इसका ये था हेड अध्यक्ष था सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट। ये कमीशन अंग्रेज़ों ने क्यों बैठाया? उन्होंने देखा कि भाई उग्रवादियों की बहुत ज़्यादा बंगाल में बाढ़ आ रही है, पूरा बंगाल में बाढ़ आ रही है, और उसको देखा देखिए साउथ में भी फैल रहा है, पंजाब में भी फैल रहा है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने क्या बोला, एक कमीशन गठन किया कि सिडनी, उसको कहते हैं सेडिशन, सेडिशन को हिंदी में मतलब होता है राजद्रोह, राजद्रोह समिति का गठन किया, राजद्रोह समिति। तो उसमें बोला कि एक विद्वान था सिडनी रॉलेट, एक बहुत बड़ा आदमी था, उसको बोला भाई तुम जाओ बंगाल में और पूरा इंडिया घूमो और पता लगाओ कि इतना उग्रवाद क्यों बढ़ रहा है, अचानक इतना क्यों बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो उसको कम कैसे किया जाए। तो उसके लिए सेडिशन कमेटी बनाया था सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में। तो सिडनी रॉलेट ने क्या बोला भाई, सिडनी रॉलेट की जो अध्यक्ष था मतलब ये कमेटी का एक रिपोर्ट जो था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि युगांतर पेपर, युगांतर पेपर छापने वाला, युगांतर पेपर छापने वाला को क्या कहते हैं, मुद्रक, मुद्रण करने वाला, मुद्रक छापने वाला एक आदमी देवघर में रहता है। ठीक है, देवघर में रहा है। ये बात इस कमेटी ने शुरू किया था। इस कमेटी के बारे में और बता दूं, यही कमेटी ने बोला था, गाइड किया था कि यहाँ कैसे मतलब उग्रवाद को ख़त्म किया जा सकता है इंडिया से, ये उग्रवादी गर्मपंथी पैदा जो हो रहे हैं इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो इसने यही बताया कि रॉलेट एक्ट कानून बनाओ। ठीक है, यही रॉलेट सरकार को रॉलेट एक्ट कानून बनाने के लिए बोला था। ठीक है, तब बोला कि उग्रवादी ख़त्म हो जाएगा। तो ये रॉलेट एक्ट कानून में आया। तो इस कानून में ये कहा गया किसी भी आदमी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो यही रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला में लोग जमा हुए थे कि ये रॉलेट एक्ट को वापस ले लो, शक के आधार पर हम किसी को भी आप गिरफ्तार कर सकते हो। तो इसी के विरोध में गोलियां चली थी। ठीक है, तो यही सेडिशन कमेटी से ये ताल्लुकात है। उसके बाद रोड्डा आर्म्स केस, एक रोड्डा, इसी समय के दौरान रोड्डा आर्म्स केस हुआ, एक रोड्डा आर्म्स केस। इस केस में क्या हो जाता है, एक रोड्डा आर्म्स बोल के एक कंपनी रहती है जो बंदूक कट्टे ये सब बनाती है कोलकाता में। तो वहाँ से इस उग्रवादी आंदोलन के दौरान से सारे बंदूक गायब हो जाता है, लोग चुरा लेते हैं छापा मार के, उसको करते हैं रोड्डा आर्म्स केस। तो इसका दो आदमी बंदूक के साथ दुमका में पकड़ाया था। ठीक है, उसका नाम था बैद्यनाथ विश्वास, दुमका में पकड़ाया था बैद्यनाथ विश्वास और हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह का एक और नाम था प्रभुदयाल मारवाड़ी। ठीक है, ये घटनाएं हुई थी एक झारखंड में। ये देखिए संथाल परगना का पूरा मैं बता रहा हूँ, जिसमें ये तो दुमका की घटनाएं हैं, तो ये दुमका वाला भी याद कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है,
दूसरा दौर जो शुरू होता है, ठीक है, ये पहले दौर में इतना ही कांड होता है। अब ये 1918 के आसपास हुआ था रोडा आर्म्स एक्ट, ठीक है। दूसरा जो दौर होता है 1926 से 1934, ठीक है। इस दौर में क्या होता है, देखिए काकोरी कांड का जो हुआ था, काकोरी में जो ट्रेन लूटा था उसमें अशफाक उल्ला भी शामिल था। तो अशफाक उल्ला ने देवघर में शरण लिया था। अशफाक उल्ला के साथ साथ प्रफुल्ल चंद्र घोष, अशफाक प्रफुल्ल चंद्र घोष, ये दो, और एक ज्योति पंत, एक था कौन, ज्योति पंत राय, ज्योति पंत राय, ठीक है। तो ये काकोरी केस का से यही ताल्लुकात है देवघर का कि यहाँ पे ये तीनों ने शरण लिया था कुछ दिन के लिए अपने आप को छुपाने के लिए, ठीक है। उसके बाद 20 अक्टूबर 1927 को, 1927 ईस्वी को, ये 1925 में होता है काकोरी केस, ठीक है, 9 अगस्त 1925। 20 अक्टूबर 1927 को क्या होता है, देवघर षड्यंत्र केस जिसे कहा जाता है। इस सब के ऊपर वीडियो बना दिया हूँ मैं, देवघर षड्यंत्र केस, रोडा आर्म्स केस। 20 अक्टूबर 1927 को क्या होता है, देवघर में छापा पड़ता है। उस छापे में मिलता है, एक हॉस्टल में छापा पड़ता है छात्रावास में। तो उसके जो स्टूडेंट्स सब थे वो बंदूकों के साथ, गोली के साथ, बम के साथ, साहित्यिक मतलब क्रांतिकारी साहित्य के साथ, पर्चों के साथ पकड़ा जाता है 20 अक्टूबर 1927 को, जिसको कहते हैं देवघर षड्यंत्र केस, ठीक है। तो वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य और सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, दो भाई, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य और सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, ये दोनों भाई लीडर था इस देवघर षड्यंत्र केस का, ठीक है। ये दोनों भाई का याद रखिए। और तेजेश चंद्र घोष, 3 आदमी जो मेन है उसका नाम रखिए, तेजेश चंद्र घोष, देवघर षड्यंत्र केस के आरोपी इन लोग थे। इन लोगों को सजा हुई थी, टोटल 20 आदमी को सजा हुई थी। उसमें से ये तीनों लीडर थे, टॉप लीडर थे, इसलिए टॉप लीडर का नाम याद रखिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक सवाल और आता है कि झारखंड के जो ये सब तो जो है कि विदेशी मतलब दूसरे एरिया के थे, ठीक है, दूसरे एरिया से आके वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य स्टूडेंट थे, लेकिन वो बंगाली स्टूडेंट थे। ये सिर्फ पढ़ने, नाम का पढ़ने के लिए आता था, मेन काम होता था इन लोगों का आंदोलन में भाग लेना, ठीक है। एक और याद रख लीजिए, जैसे 1933 ईस्वी में गया षड्यंत्र केस होता है। 1933 ईस्वी में गया षड्यंत्र केस, ठीक है, ये संथाल परगना से बाहर का है, ठीक। गया षड्यंत्र केस होता है, गया में मतलब अंग्रेजी खजाने की ये डकैती हो जाती है। उसमें से उस डकैती में 18 आदमी को अभियुक्त बनाया जाता था, जिसमें से 2 झारखंडी था, ठीक है। परमनाथ मुखर्जी, गणेश प्रसाद वर्मा, परमनाथ मुखर्जी और गणेश प्रसाद वर्मा, ठीक है। गया षड्यंत्र केस का है। ये परमानंद मुखर्जी और गणेश प्रसाद वर्मा डाल्टनगंज का निवासी है, डाल्टनगंज, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस एक चीज़ याद रखिए, देवघर में बहुत फेमस स्कूल है आर मित्रा हाई स्कूल, आर मित्रा हाई स्कूल, ठीक है। इस आर मित्रा हाई स्कूल का जो प्रिंसिपल रहता है उसका नाम है शांति बख्शी, ये भी बंगाली है, शांति बख्शी। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये एक ट्रेनर रहता है, ये ट्रेनिंग देता था उग्रवादियों को, कैसे अंग्रेज़ों को मारा जाए। तो इसका भी नाम आएगा कि आर मित्रा स्कूल के कौन सा टीचर ने अंग्रेज़ों को, उग्रवादियों को ट्रेनिंग देता था। संथाल परगना एरिया ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं, कौन से एरिया के बारे में पढ़ते हैं। सेंटर संथाल परगना का देवघर था, गर्मपंथी उग्रवादी चरण में। बाकी छिटपुट घटनाएं डिफरेंट एरिया में हुई है। तो अब डिफरेंट एरिया में हम लोग चलते हैं। हजारीबाग एरिया, ठीक है। हजारीबाग रीजन में गिरिडीह में केंद्र था, ठीक है। पूरे झारखंड का केंद्र जब भी पूछे तो देवघर मांगे, और हजारीबाग में इस दौरान केंद्र गिरिडीह एरिया में ज़्यादा गर्मपंथी विचारधारा फैला था, ठीक है। तो ये गिरिडीह में क्या क्या, हजारीबाग एरिया में, उसमें गिरिडीह तो हजारीबाग में ही था ना। तो इसमें क्या घटना हुई है, देखिए सब एक बड़ी घटना 1913 के दरमियान हुआ था, ठीक
ठीक है। 1913 के दरमियान हुआ था। निर्मल चंद्र बनर्जी नाम का एक युवक, निर्मल चंद्र बनर्जी, ठीक है, सारे बंगाली ही है। बंगाली लोग क्या बोलता, फैलाने के लिए कि बंगाल विभाजन ना हो, इसीलिए पूरे एरिया में आंदोलन को चला रहे थे। तो 1905 में बंगाल विभाजन शुरू हुआ था करना, लेकिन 1912 में फिर बंगाल विभाजन को रिटर्न भी ले लिया था 1911-12 के दौर में, ठीक है। इतने बड़े आंदोलन के बाद बहुत सारे, कितने दिन तक चला, लगभग 7 साल चला बंगाल विभाजन आंदोलन। बंगाल विभाजन आंदोलन का एक और भी नाम है वंदे मातरम आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1913 ईस्वी में निर्मल चंद्र बनर्जी क्या करता है, बड़े बड़े जहाँ खंभे पोल, बड़े बड़े बिल्डिंग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे पर्चा चिपकाता है। एक पर्चा चिपकाता है जिसका शीर्षक, टाइटल रहता है अमर स्वाधीन भारत। मेरा, अमर मतलब मेरा, स्वाधीन भारत मतलब मेरा स्वतंत्र भारत। ये इस शीर्षक से पूरा पत्रिका पर्चे चिपका देते हैं, जिस वजह से इसे जेल जाना पड़ता है। ये घटना एक आपको याद रखना पड़ेगा। और इससे ये है कि ये पर्चा जो है, ये पर्चा बंगाल से कौन लाया था, बंगाल से गिरिडीह कौन लाया था, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। दैट इज क्रिस्टो राय, ठीक है। क्रिस्टो राय नाम का एक आदमी ने ला के दिया था इसे, और निर्मल चंद्र बनर्जी ने पूरे पर्चे चिपकाए थे। ये एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए गिरिडीह तो कोडरमा ये सब एरिया अबरख के लिए फेमस है, ये पता ही है। तो गिरिडीह में ही एक अबरख खान का मालिक रहता है, ठीक है, मनोरंजन गुहा, ठीक है। ये एक अबरख खान का मालिक, एक बहुत धनाढ़ आदमी रहता है। तो आंदोलन की अपनी जितनी भी इनकम होती थी अबरख खान से, सारे इनकम इस क्रांतिकारियों को दे देता है, ठीक है। तो इसको भी मनोरंजन गुहा का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हजारीबाग रीजन में राम विनोद सिंह को याद रखना पड़ेगा। राम विनोद सिंह, ये एक संत कोलंबा इस कॉलेज का स्टूडेंट रहता है, राम विनोद सिंह। इसको कहा जाता है हजारीबाग का जतीन बाघा, क्योंकि ये जतीन बाघा टाइप का ही काम किया था। जतीन बाघा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जतीन बाघा क्या है? जतीन बाघा एक बहुत बड़ा फाइटर था। ये बंगाल विभाजन के दौरान में एक बहुत बड़ा फाइटर बन के आया था। इसका नाम जतीन्द्र नाथ मुखर्जी था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी था। इन्होंने क्या किया था, एक हंसिए से, धान काटने वाले हंसिए से एक बाघ को, बंगाल टाइगर होता है ना, उसको हंसिए से ही मार दिया था। तब से इसका नाम जतीन बाघा पड़ गया, ठीक है। उसी के नाम पे राम विनोद सिंह जो स्टूडेंट है संत कोलंबा स्कूल कॉलेज का, उसका नाम पड़ा है हजारीबाग का जतीन बाघा। ये मैं बताया था ना, अनुशीलन समिति जो बताया था, जिसने जन्म दिया है क्रांतिकारी मूवमेंट को, उग्रवादी मूवमेंट को, अनुशीलन समिति का ही सदस्य रहता है, ठीक है। इसके बाद इसे बहुत लूटपाट मचाता है, बहुत आदमी को मारता है। हावड़ा षड्यंत्र केस सुने होंगे, बालीघाट बैंक डकैती, गार्डन रिच जो कंपनी है उसको लूट लिया था। पैसा चाहिए ना, लड़ाई करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से मिलेगा इसमें ये। और शरीर से बहुत ताकतवर थे ये भी, जतीन बाघा भी शरीर से बहुत बलशाली थे। प्लस दोनों की उम्र बहुत कम थी, बहुत कम उम्र में लड़ाई इन लोगों ने शुरू कर दिया था। इसीलिए राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है, ठीक है। इसने भी बहुत आंदोलन किए, बहुत मारपीट, इसका आंदोलन, ये सब अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत से जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें लिप्त पाए गए, जिसकी वजह से 14 दिसंबर 1918 को इसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये डेट 1918 कम से कम जरूर याद रख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका हजारीबाग एरिया का। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सिंहभूम एरिया, ठीक है। सिंहभूम एरिया में क्या प्रभाव पड़ा। हजारीबाग एरिया में इतना याद रखिए, है तो बहुत छोटा, और भी चीज़ें छोटा वो सब आएगा ही नहीं। हम लोग पढ़ेंगे सिंहभूम एरिया। मैं पहले ही कहा था कि जो बंगाली लोग था, जो क्रांतिकारी था, मेन बंगाल विभाजन का आंदोलन कहाँ चलता था, ढाका,
बांग्लादेश की जो राजधानी है अभी मेमन सिंह बोल के एक ज़िला है, मेमन सिंह ज़िला है बांग्लादेश में, कोलकाता में, उस एरिया में चलता था। और इन लोग यूज करता था षड्यंत्र बनाने में, बम बनाने में झारखंड रीजन का। तो लोग इधर कोठियाँ खोल खोल के रखते थे, अपने कोठी खरीद लेते थे, जिसके पैसा है, जिसके पास नहीं है वो किराए में घर ले लेते थे और आंदोलन को जारी रखते थे। तो हर एक एरिया में, आप गिरिडीह में भी जितने भी देखे होंगे ना, अभी जितने भी मिला, संथाल परगना में जितने मिला, सब किराएदार है, ठीक है, इधर के। और सिंहभूम एरिया में जो टाटा नगर, पहले क्वेश्चन आता, सिंहभूम एरिया में जो जमशेदपुर और चाईबासा एरिया का सबसे ज़्यादा यूज किया गया था, ढाका, कोलकाता और मेमन सिंह। मेमन सिंह कोई किसी का नाम नहीं है दोस्तों, ये एक ज़िला है, ठीक है, एक ही रीजन है, बांग्लादेश में है अभी। तो यहाँ में जो क्रांतिकारी लोग रहते हैं, जो उसने सबसे ज़्यादा इस सिंहभूम एरिया का यूज किया था रहने के लिए और यहाँ से आंदोलन चलाने के लिए, देवघर से भी ज़्यादा। सब क्या, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए टाटा कंपनी बहुत बड़ा कंपनी बन गया था, तो यहाँ पे नौकरी भी करते थे, नाम का नौकरी करते थे, नौकरी के बहाने आते थे और इधर आंदोलन को गतिविधियाँ देने का काम करते थे। तो ठीक है, तो ये पूछेगा ढाका, कोलकाता, मेमन सिंह के जो क्रांतिकारी थे वो सबसे ज़्यादा किस रीजन में या कहाँ आते थे? तो वो जमशेदपुर, चाईबासा या सिंहभूम रीजन ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। एक दुर्गा दास बनर्जी, ठीक है, दुर्गा दास बनर्जी नाम का आदमी को याद रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी थे, दास बनर्जी, जो टाटा कंपनी में ही काम करते थे, सिर्फ नाम मात्र का काम करते थे, बाकी आतंकवादी उग्रवादी गतिविधियों में देश को आज़ादी कराने के फिराक में ही रहते थे। इसका नाम याद रखेगा, देखिए। और एक सुरेंद्र कुमार राय, ठीक है, ढाका से, सुरेंद्र कुमार राय ढाका से आता है, सुरेंद्र कुमार राय ढाका से आता है और टाटा में नौकरी करता है और क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम देता है। इसका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी, गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी और अमरनाथ मुखर्जी, दो भाई का याद रख, वेरी इंपॉर्टेंट, अमरनाथ मुखर्जी, ये दोनों भाई है, ठीक है। ये दोनों भाई सिंहभूम रीजन का ही रहता है। ये भाई चला जाता है विदेश, जापान, अमेरिका जाता है और वहाँ से क्रांतिकारी साहित्य भेजता है अपना छोटा भाई, जो अमरनाथ मुखर्जी टाटा में रह के नौकरी कर रहा है। और ये दोनों भाई क्या बोलता है, क्रांतिकारियों को जन्म दे रहा है, लोगों को बता रहा है कि क्रांति के लिए आओ, लड़ो अंग्रेजों से। यहाँ से वो साहित्य कुछ में मोटिवेशनल साहित्य, मतलब पैसे सब भेजते थे गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। अब देखिए क्वेश्चन और आता है, यही दोनों भाइयों ने घोषणा किया था कि 1908 ईस्वी में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी, भारत आज़ाद तभी हो सकता है जब रक्त रंजित क्रांति ही होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने घोषणा किया था कि भारत की स्वाधीनता सिर्फ रक्त रंजित क्रांति से ही संभव है। सिर्फ रक्त रंजित मतलब मारपीट से, रक्त रंजित क्रांति से ही संभव है। किसने घोषणा किया था? ये 1908 ईस्वी में किया था, यही दोनों भाइयों ने। कहीं कहीं ऑप्शन में देखिएगा गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी का नाम दिया हुआ, कहीं अमरनाथ मुखर्जी का नाम दिया हुआ, तो फंसिएगा क्यों, दोनों भाई का नाम याद कर लीजिए, ठीक है। कहाँ से घोषणा किया था? न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क से, ये भी याद रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक और है कि एक पेपर, न्यूज़पेपर जो स्वाधीनता से रिलेटेड एक न्यूज़पेपर निकलने लगा था, तरुण शक्ति, ठीक है, सिंहभूम एरिया से, चाईबासा से निकलता था, चाईबासा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चाईबासा से पेपर निकलने लगा जो नवयुवकों को क्रांति के लिए प्रेरित करता था। तो ये तरुण शक्ति को किसने, संपादक कौन था? संपादक का भी नाम आपको रखना पड़ेगा याद, आनंद कमल चक्रवर्ती, आनंद कमल चक्रवर्ती। ये है सिंहभूम रीजन का। एक अलीपुर जेल से निकला हुआ एक आदमी, सुधांशु भूषण मुखर्जी, ये भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, सुधांशु भूषण
मुखर्जी, ये अलीपुर जेल से जैसे ही निकला था, अलीपुर से ये सीधे क्या बोलता है, अपना पैतृक गांव ना जाके ये सोनुआ गांव आ गया था। सिंहभूम में एक सोनुआ गांव है, यहाँ पे आके क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देता था। तो ये सुधांशु भूषण मुखर्जी का भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा। तो इतना चीज़ है जो आपको सिंहभूम से याद रखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये तरीन शक्ति, दूसरा है कि ये ढाका कोलकाता मेमन सिंह से आके आदमी कहाँ रहते थे, उसके क्रांतिकारी। बाकी गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी, अमरनाथ मुखर्जी, ये जो ये था प्रोक्लेमेशन था, इसको भी याद रखना पड़ेगा। बाकी तो जब जेपीएससी का तैयारी करते हैं तो एक एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन घुमा कर देता है। अगला है कि रांची एरिया में, रांची एरिया में बस एक ही पॉइंट याद रखिए आप कि रांची एरिया में क्रांतिकारी मूवमेंट को बढ़ावा किसने दिया था, कौन उसका लीडर था। उसका नाम था गणेश चंद्र घोष। सब बंगाली है, देखिए यहाँ का कोई नहीं है, सब बाहर से आके इस क्रांति को जन्म दे रहा, गणेश चंद्र घोष। ये रांची एरिया में गर्मपंथी उग्रवादी कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। आपको और दो नाम याद रखना पड़ेगा, यदु गोपाल मुखर्जी और बसावन सिंह का। क्यों याद रखना पड़ेगा यही बता देता हूँ। यदु गोपाल मुखर्जी और बसावन सिंह का, देखिए बसावन सिंह का 1831 के करीबन सारे जितने भी ये थे क्रांतिकारी के जो बड़े लीडर थे, जो दूसरे फेज में थे, भगत सिंह, अशफाक, क्या क्या थे, चंद्रशेखर, बिस्मिल, लाला लाजपत राय, जो बड़े बड़े लीडर थे, उन लीडरों की गिरफ्तारी हो गई, या तो उसको सज़ा हो गए या फांसी में चले गए। तो उस रीजन में 1831 के बाद जो पतन के कगार में आने लगा, ये वाले मूवमेंट जो इंडिया में चला था, ठीक है। तो उस दौरान, ठीक है, उस दौरान 1831 से 1833 के दौरान जो मूवमेंट को झारखंड में चलाया था, वो यही दोनों ने चलाया था। जब मृतप्राय अवस्था में ये सब आंदोलन जाने लगा, उस समय ये दोनों ने आगे आके चलाना शुरू किया गर्मपंथी और उग्रवादी चरण आंदोलन को। तो इसीलिए ये दोनों को नाम याद रखना पड़ेगा जिसने इस दौर में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है दोस्तों, बाकी उग्रवादी गर्मपंथी चरण में इतना ही। आगे जो भी टॉपिक मैं बना सकता हूँ बनाऊँगा बस।